प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भसीन के हसीन शेयर्स ना, कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा ना, ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ चैनल्स पे आते थे संजीव भसीन। मैंने भी कई बार देखा है उनका, सभी जगह सोशल मीडिया ना, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे शेयर्स का नाम बताते थे ना। इतना ज़्यादा जब भी कोई आएगा बताएगा तो नेचुरली बहुत सारे लोग ना उस पर विश्वास करेंगे, जैसा बोल रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। और सो कॉल्ड कुछ लोगों को शायद फ़ायदा भी हो रहा था तो इसीलिए फॉलो भी कर रहे थे। हाँ, फाइनली सेबी के अनुसार फ्रॉड था सब कुछ। हाँ, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या किया उन्होंने, कैसे किया। ठीक है, उसके बाद जियो पॉलिटिक्स अगेन, इजराइल ईरान, क्योंकि मार्केट तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। ब्रीफली उसको कवर करेंगे, आपके कुछ क्वेरीज हैं उसको आंसर करूँगा। फिर अंडमान में जो क्रूड ऑयल और गैस का जो खोज चल रहा है ना, उससे रिलेटेड आप लोग का क्वेरी आया था, कौन सी कंपनीज़ हैं अगर ये हुआ तो उनको फ़ायदा होगा, अगर कुछ मिला तो। ठीक है, तो इसके बारे में। ऑटो शेयर्स ना, सभी कुछ डाउन है लेकिन ऑटो शेयर्स मोस्टली, कल भी देखा था हमने, थोड़ा परफॉर्मेंस था, आज भी थोड़ा परफॉर्मेंस आ रहा है। क्यों सब कुछ डाउन है तो फिर ऑटो में ऐसा क्या खास है। ठीक है, उसके बाद कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज आए हैं, ब्रीफली उसको भी कवर करूंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ जान लेते हैं कि भसीन के हसीन शेयर वाले संजीव भसीन ने किया क्या है। तो देखिए, सेबी ने संजीव भसीन और 11 और लोगों को सिक्योरिटी मार्केट में फॉर एलिज्ड, ठीक है, फ्रंट रनिंग के लिए इम्पाउंड किया है 11.4 करोड़। इम्पाउंड मतलब इतना पैसा इन्हें लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रीम ऑर्डर है। इंट्रीम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि फाइनल ऑर्डर नहीं है। सेबी ने कुछ अपना जांच किया, उसमें कुछ उसे पता चला, उसके आधार पे ऑर्डर पास किया गया है। अब जिन लोगों के खिलाफ ऑर्डर आया है उनको फिर से अपील करना होगा, अपना साइड रखना होगा कि भाई मैंने गलत किया या ना किया, जो भी है उनको बताना होगा, उसके बाद फाइनल ऑर्डर आएगा। ठीक है, इंट्रीम ऑर्डर का मतलब ये होता है। तो इन लोगों ने किया क्या है, सिंपल फ्रंट रनिंग, जो कि कई बार हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, वही सिंपल इन्होंने वही काम किया है। क्या करेंगे, पहले शेयर्स खरीद लेंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूज़ चैनल पे जाएंगे या फिर सोशल मीडिया पे जाएंगे, वहाँ बोलेंगे भाई ये शेयर्स बहुत अच्छा करने वाला है ना, डबल हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, 50 टाइम्स हो जाएगा, इसी तरह से तो बोलते हैं ये लोग ना। तो ऑफ कोर्स भोले भाले हमारा जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो लोग वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो शेयर्स ऊपर चला जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसा ही प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, इन्होंने पहले ही खरीद के रखा हुआ है, बेच देंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, काम चल गया ना। डेली बेसिस पे आगे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। इसीलिए तो 11.4 करोड़ का इम्पाउंड लगा है। ठीक है, तो ये है इन लोगों का खेल। तो यहाँ पे रेगुलेटर ने बोला है कि भाई जो भी पैसा उन्होंने 11.4 करोड़ है उसको तुम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डालो। ठीक है, और उसको लीन मार्क किया जाएगा सेबी के फेवर में। ठीक है, उसके बाद इन लोगों को ना सिक्योरिटीज मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील करने से मना कर दिया गया है टिल फर्दर नोटिस, क्योंकि अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आया है ना। फाइनल जजमेंट आएगा तो शायद परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा इन लोगों को, एक बार क्लियर हो जाए कि नहीं भाई लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और ये जांच काफ़ी पहले से चल रहा है, पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था शायद ना। ये जैन 2020 से जून 2024 इस पीरियड का जांच है, ये काफ़ी समय से चल रहा है। और जून 2024 में सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस भी हुआ था। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने आप लोग को अपडेट भी किया था। तो उसके बाद फाइनली सेबी का ये ऑर्डर आया है, और इन जिनके खिलाफ भी ऑर्डर आया उनको 21 डेज़ का टाइम दिया गया है कि भाई जो भी तुम्हारा पर्सनल इसके बारे में बोलना है, रिस्पॉन्सेज है, उसको फाइल करो, उसके बाद फाइनल ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट आ सकता है, अरे भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर। देखिए, पैसा आपका है, मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ, हार्ड अर्न मनी। ठीक है, आप कलयुग में रह रहे हैं, ये कलयुग का पीरियड चल रहा है। कलयुग का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर जो लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। ठीक है ना, बहुत कम लोग ही हैं जो कि बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, आपको ये मान कर चलना पड़ेगा ना, आपका हार्ड अर्न मनी है, सोच समझ कर, बिना सोचे समझे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं ना, कोई भी काम आप बिना सोचे समझे करेंगे, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सिंपल है ना। तो अगर आप ना कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भाई कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट नॉलेज खुद का भी बढ़ाएं, बेसिक नॉलेज एटलीस्ट। ठीक है, और नहीं है तो किसी पढ़े लिखे अच्छे इंसान के साथ, ऑफ कोर्स ये बोल देना मेरे लिए काफ़ी आसान है ना, पढ़ा लिखा अच्छा इंसान ना कैसे पता चलेगा, बट एनी हाउ
कोई वेल नोन ना अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र का हेल्प लें, ठीक है। कैसे, देखिए फाइनेंशियल एडवाइज़र खोजने का तरीका क्या हो सकता है, रेफरेंस के थ्रू जाएं। कोई ऑलरेडी किसी का सर्विस ले रहा है ना और सालों से सर्विस कर रहा है, आपने पूछा, बोला कि नहीं सर्विस अच्छा है, सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका सर्विस, वैसे लोग अगर मिले तो बहुत अच्छा है। वो सिंपल तरीका है अच्छे लोगों को सर्च करने का ना, क्योंकि यहाँ भी फ्रॉड होगा, हर एक जगह फ्रॉड है, ठीक है। लेकिन हाँ, सोच समझकर अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज तो जरूर बढ़ाएं, बेसिक नॉलेज, म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक्स, ठीक है। हार्ड एंड मनी आपका है, बनेगा तो आपका बनेगा, डूबेगा तो आपका डूबेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग भरे पड़े हैं, ठीक है ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह का कांड अभी भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सोच समझ कर जाएं। इसके बाद एक और आप लोग का क्वेरी आया था ना कि इज़राइल, जब भी मैं जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करता हूँ ना, जैसे इज़राइल और ईरान का इशू चल रहा है, तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं इज़राइल के फेवर में बोल रहा हूँ। देखिए, मैं किसी के फेवर में नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना, मैं सिर्फ अपने देश के फेवर में बोलता हूँ, ठीक है ना। जियो पॉलिटिक्स आपको ये थोड़ा बेसिक समझ लेना। देखिए, आपको सिर्फ अपना कंट्री का हित चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे रिलीजन या कास्ट या स्टेट, ये सब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कंट्री के सामने, ठीक है। जो कंट्री के लिए सही है वही हम लोग के लिए सही है, आप हमेशा ऐसे देखें, ठीक है। तो इजराइल और ईरान, देखो दोनों ही हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें। वहाँ के जो लोग हैं हमेशा ही फ्रेंडली है, ईरान भी बहुत ही फ्रेंडली शुरू से ही रहा है हमारे, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो हार्ड लाइनर्स हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। जो हार्ड लाइनर्स है ईरान वाले, कई बार उन्होंने मतलब भारत के खिलाफ बोला हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। उस तरह से इसको देखें, तो अगर हार्ड लाइनर हट जाए, ठीक है, कोई दूसरा आ जाए तो अच्छा है हमारे लिए, बुरा नहीं होगा। और इजराइल तो हमेशा हमारे हेल्प करता है ना, पाकिस्तान के साथ जब भी इशू होता है हेल्प करता है, इवन चाइना के साथ इशू में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इजराइल हेल्प करेगा। तो हमें कंट्री का देखना है, खुद का पर्सनल मेरा ये वो नहीं, कंट्री के लिए आपके क्या अच्छा है। और ऑफकोर्स कंट्री के लिए अच्छा होगा कि भाई इजराइल भी बचा रहे, ईरान भी बचा रहे, क्योंकि फ्रेंड है। लेकिन हाँ, हार्ड लाइनर्स अगर हट जाए वहाँ से, दूसरा है, क्योंकि आपको पता है ना, हार्ड लाइनर्स हैं तो यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया है, हम ईरान से तेल खरीद ही नहीं पा रहे हैं। 90% जो ऑयल है वहाँ का सिर्फ चाइना खरीद रहा है, ठीक है, और कोई खरीद ही नहीं पा रहा है। तो एक बार वहाँ थोड़ा रिजीम चेंज हो जाए, कुछ मॉडरेट लोग आ जाए, तो हम भी ईरान से तेल खरीद पाएंगे, ईरान को भी फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा। इसको इस तरह से देखो, कंट्री देखे, पर्सनल नहीं, ठीक है। कंट्री के लिए जो अच्छा है वही, क्योंकि कंट्री रहेगा तभी हम रहेंगे। हमारा कंट्री इतना बड़ा है ना, इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि अगर एक साथ ये कंट्री बना रहा, लोग ठीक ठाक से काम करते रहें, तो हम बहुत तेज़ी से ग्रो करते रहेंगे। इसीलिए तो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ ना, कि मुझे लगता है कि मेरा देश अच्छा करेगा, ठीक है। तो आई होप थोड़ा क्लैरिटी आप लोग को मिल गया होगा। एक और क्वेरी आप लोग का आया था जियो पॉलिटिक्स ना, रसिया और चाइना। देखिए, रसिया बुरी तरह से फंसा हुआ है, ठीक है ना। वो ज़्यादा बोलेगा कि भाई लड़ाई नहीं करो ना, महानता वाली बातें वो बंद कर दो, वो तो सभी लोग बोल रहे हैं ना। डायरेक्टली वहाँ पे उतर कर लड़ाई करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन से ही वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसी तरह से चाइना देखें, ऑफकोर्स वो हेल्प करेगा, ये बात बिल्कुल है ईरान का, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि चाइना के लिए जो टॉप प्रायोरिटी फिलहाल है वो ताइवान को लेना चाहता है ना, ठीक है। तो अभी वो फालतू का दूसरे कंट्रीज़ के साथ झंझट नहीं चाहेगा। पहले ही वो यूएस से लड़ लेगा, यूरोप से लड़ लेगा, तो फिर ताइवान के समय क्या होगा, ठीक है ना। तो अननेसेसरली वो इन्वॉल्व नहीं होगा, उसका भी प्राइम टारगेट है ताइवान। सबसे पहले वो ताइवान को लेना चाहेगा, और उससे पहले अननेसेसरली बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर ताइवान का क्या होगा ना, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखें, लगता नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, अलग चीज़ है, लेकिन लगता नहीं है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक और क्वेरी आता है ना, रिटर्न्स नहीं आ रहा है। देखिए, रिटर्न्स जिसने भी 3-4 साल से भी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है लास्ट 3-4 ईयर्स में, ठीक है, उनसे जाकर आप पूछें, ठीक है, कि भाई तुम्हारा नेगेटिव रिटर्न आ रहा है क्या। मैं 20-30 ईयर्स की बात ही नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ 3-4 ईयर्स, ठीक है ना। वहाँ भी ज़्यादा, क्योंकि मैं तो हमेशा आप लोग से पूछता रहता हूँ ना, कमेंट में आप लोग मेंशन करते हैं, अगर आपने 3-4 साल से भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 15-16%, कहीं कहीं तो आप लोग 18-19-20% भी लिख देते हैं रिटर्न, ठीक है। तो कुछ दिन टिकिए, कुछ महीने का इन्वेस्टमेंट, कुछ दिन का इन्वेस्टमेंट, 1 साल का इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं चलेगा। मैंने हमेशा मेंटेन किया मीडियम टू लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट 3-4 साल तो दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है। और उतना पेशेंस नहीं है, नहीं टिक सकते हैं, तब इक्विटी मार्केट से दूर रहें। ये तो बेसिक फंडा है ना, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का क्वेरी आया था कि अंडमान में जो भी खोजा जा रहा है ना, उससे किस तरह की कंपनी उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जो भी ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज़ हैं ना, जो कि वहाँ कर रही हैं,
ठीक है, उनको फ़ायदा होगा। जैसे अगर हुआ तो ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, ये इंडिया के जो पीएसयू कंपनीज़ हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन करती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि भाई निकलेगा तब, जैसे आप लोग का एक क्वेरी आया था ना कि कुछ दिनों से इन दोनों ओएनजीसी और इंडियन ऑयल का प्राइस गिर रहा है। देखिए पहले क्या हुआ ना कि जब ये ईरान और इजराइल का जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस तेज़ी से ऊपर गए ना, 65 था, अब तो ऑलमोस्ट 76-77 चला गया है, ठीक है, यूएस डॉलर्स पर बैरल, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ये तेज़ी से ऊपर जाएगा तो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज़ है ना उनको फ़ायदा होता है, ठीक है, तो उनका शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है उनके लिए दिक्कत होता है ना, जो बेचती हैं, रिटेलर्स है। तो यहाँ पे शुरू में इनको बिल्कुल प्राइस भी ऊपर गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मार्केट को लगा कि शायद इसके कारण बहुत ज़्यादा ऑयल का जो सप्लाई है वर्ल्ड में निगेटिवली असर ना करे इस लड़ाई के कारण, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा ना स्टॉक मार्केट ऑफ कोर्स निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आपने देखा ना गिर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं गिर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट होता है ना, 10%, 20, इस तरह कुछ नहीं ना, थोड़ा बहुत गिर रहा है फिर थोड़ा ऊपर आ रहा है फिर थोड़ा इस तरह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा निगेटिवली रिएक्ट नहीं कर। इसीलिए ठीक है, शुरू में थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद अभी थोड़ा बहुत वहाँ पे करेक्शन देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी कंपनीज़ वहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, अगर आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में वहाँ सही में क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस अच्छे क्वांटिटी में निकल आता है तो सही बात है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा वहाँ पे। इन कंपनीज़ को ही फ़ायदा होगा, देश को तो फ़ायदा होगा अलग है ही है, लेकिन इन कंपनीज़ को ही फ़ायदा होगा। ऑफकोर्स शेयर प्राइस तेज़ी से ऊपर जाएंगे, लेकिन मिलेगा तब, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। अभी चल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई बड़ा कुछ मिल गया तो बिल्कुल पॉजिटिव असर पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं बोलता हूँ ना कि सैटेलाइट और कोर पोर्टफोलियो का मतलब ये हुआ ना कि जहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा कर रहा है, कोर कॉम्पिटेंसी ना आरओई बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ये सब अच्छा खासा है, ज़्यादा डेट नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे उम्मीद रहता है कैश फ्लो अच्छा जनरेट करिए कि नहीं भाई ठीक ठाक रिटर्न आता रहेगा, तो वो कोर पोर्टफोलियो में वैसी कंपनीज। जबकि वैसी कंपनीज जो कि कोई इवेंट बेस है कि भाई ये हुआ तो फ़ायदा होगा, ठीक है ना, जैसे अभी ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली क्योंकि पीएसयू कंपनीज हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर वो कुछ मिला तभी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, नहीं तो ये सब वैल्यू बाई है, ठीक है ना, सालों तक बैठे रहेंगे तब शायद कुछ होगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखें, ये सब सेटेलाइट पोर्टफोलियो में डालेंगे थोड़ा बहुत लेकर के, ठीक है भाई, क्लिक किया तो अच्छी बात है, नहीं क्लिक किया तो रिटर्न नहीं आएगा, मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होगा। जैसे यस बैंक, वोडाफोन, ये सब इसी में है ना, ये सब आप कोर पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे, ये सब सेटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट है, ठीक है भाई। क्लिक किया तो किया, नहीं किया तो फिर पैसा या तो नीचे चला जाएगा या कुछ मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, इसको इस तरह से देखें। तो ये इस तरह का जो भी थॉट प्रोसेस है ना, मतलब कि नहीं थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो अच्छा रिटर्न आ जाएगा, उसको सैटेलाइट में डाले थोड़ा बहुत, और मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि भाई सोच समझ के मैंने थोड़ा पैसा डाला है, डूब भी जाएगा या काफ़ी कम भी हो जाएगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने सोच समझ कर वो बेट लिया है। और ज़्यादातर पैसा ऑफकोर्स कोर पोर्टफोलियो में डालेंगे जहाँ की हम उम्मीद करेंगे कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते रहें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।